बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के 4th सेमेस्टर बॉटनी का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस क्लास में मैं महासंग्राम रिवीजन क्लास लेकर के आया हूं। महासंग्राम रिवीजन क्लास के अंतर्गत आपको सभी यूनिट के एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में इस बार 100% पूछे जाएंगे। एक तरह से आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन है। जिनका एग्जाम अभी हाल ही में लगा हुआ है उन सब के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। आप लोग एक ही वीडियो के अंतर्गत पूरा पेपर आप तैयार कर सकते हैं, तो कंप्लीटली लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों आपको बता दें, बॉटनी जो आप सब पढ़ रहे हैं 4th सेमेस्टर में, उसका जो पेपर टाइटल है वो है इकोनॉमिक बॉटनी, एथेनोमेडिसिन एंड साइटोकेमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है और इसमें टोटल 8 यूनिट आपको पढ़नी है। 8 यूनिट के एमसीक्यू के जो प्रश्न हैं उनको मैं यहाँ पर आप सभी को कराऊंगा और 100% गारंटी है आपके पेपर में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, चाहे आपका मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय हो या आपका एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय हो या आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से हो, सीएसजेएमयू यानी कानपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो या आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय आपका हो, सबके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, जिसमें पूछा गया कि पेरुवियन इंडीज को किसका उद्गम केंद्र माना जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों, पेरुवियन इंडीज को जो उद्गम केंद्र माना जाता है वो टमाटर, आलू और मिर्च का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में आपका सही उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है कि गोभी की उत्पत्ति हुई थी। आपको बताना है कि गोभी का जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है। तो याद रखेंगे, गोभी का जो उद्गम स्थल है वो भूमध्य सागरीय। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मक्का का विकास पूछा गया है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि मक्का का विकास कहां पर हुआ है। पहला दिया गया ब्राजील, दूसरा मैक्सिको और मध्य अमेरिका, ऑप्शन सी है आपका अमेरिका, और डी दिया गया एशिया माइनर और अफगानिस्तान में। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मक्का का जो विकास हुआ था वो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जिसमें पूछा गया बादाम और सेब की उत्पत्ति का केंद्र। यहाँ पर मिस प्रिंट है, ठीक है। बादाम और सेब की उत्पत्ति का केंद्र पूछा गया था। ऑप्शन में दिया गया दक्षिण पश्चिम एशिया, ऑप्शन सी आपका चीन, बी दिया गया दक्षिण पूर्व एशिया और ऑप्शन डी है एशिया माइनर और अफगानिस्तान। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा बादाम और सेब की उत्पत्ति का केंद्र। तो इसमें दोस्तों आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एशिया माइनर एंड अफगानिस्तान, ठीक है। बादाम और सेब की उत्पत्ति का जो केंद्र है वो एशिया माइनर और अफगानिस्तान है, इसलिए आंसर डी आप सभी क्लिक करेंगे, सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, चावल का उद्गम स्थल पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम एशिया, बी है दक्षिण पूर्व एशिया, सी है भूमध्य सागरीय क्षेत्र और डी दिया गया चीन क्षेत्र। तो याद रखेंगे दोस्तों, चावल का जो उद्गम स्थल है वो है दक्षिण पूर्व एशिया, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि सूरजमुखी की उत्पत्ति मानी जाती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए मैक्सिको और ब्राजील, बी ऑप्शन है ब्राजील, सी दिया गया अमेरिका और डी दिया गया पेरुवियन इंडीज। तो आपको बता दें, सूरजमुखी की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो अमेरिका मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि इथोपिया की मूल पैदावार पूछा गया है। इथोपिया की मूल पैदावार है, ऑप्शन में दिया गया है ए कॉफी, बी ऑप्शन है मक्का, सी है चावल और डी दिया गया पत्ता गोभी। तो इथोपिया की जो मूल पैदावार है वो आपका हो जाएगा कॉफी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया की को किसका उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। पहला ऑप्शन है चावल, बी दिया गया चावल और गन्ना, सी है चावल गन्ना और आम, डी ऑप्शन है कि चावल गन्ना और आम और केला। तो आपको बता दें, दक्षिण पूर्व एशिया को उत्पत्ति का केंद्र चावल का तो माना ही जाता है, साथ ही साथ गन्ना और आम और केला भी इसके अंतर्गत आते हैं। डी आंसर आप लगा देंगे, सही उत्तर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका है कि खेती करने वाला पौधा जो कि चीन में विकसित हुआ वह कौन है। ऑप्शन में एक देखेंगे, ए ऑप्शन है चाय, बी आपका दिया गया कॉफी, सी है कपास और डी दिया गया नारंगी। तो आपको बता दें, खेती वाला प्रसिद्ध पौधा जो चीन में विकसित हुआ था वो है चाय, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा जिसमें पूछा गया है कि
हेबिया रबर का उत्पादन केंद्र, हेबिया रबर का उत्पादन केंद्र पूछा गया है, तो आपको बता दें हेबिया रबर का जो उत्पादन केंद्र है वो ब्राजील है, इसलिए इस क्वेश्चन में बी आंसर आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र पूछा गया है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है दक्षिण पश्चिम एशिया, बी ऑप्शन है आपका दक्षिण पूर्व एशिया, सी है एशिया माइनर और अफगानिस्तान, डी ऑप्शन है मैक्सिको। तो गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र जो माना जाता है वो दक्षिण पश्चिम एशिया माना जाता है, इसलिए इसमें आपका आंसर ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि कौन सी नई विश्व फसल नहीं है। इनमें से पूछा गया कौन सा नई विश्व फसल नहीं है, जिसमें पहला दिया गया है टैपियोका, जो टैपियोका नई विश्व फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें मूंगफली भी आपके नई फसल के अंतर्गत आएगा, काजू भी इसके अंतर्गत आएगा, लेकिन इनमें से पोस्ता, ठीक है, पोस्ता जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, यानी कि इसमें आपका डी आंसर सही उत्तर होगा, ये विश्व की नई फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया इनमें से कौन पुरानी दुनिया से संबंधित है, पुरानी दुनिया से संबंधित पूछा गया है, जिसमें है स्क्वा, कद्दू, तरबूज या अमरूद। तो करेक्ट उत्तर में से लगा देंगे वाटरमेलन, तरबूज, ये पुरानी दुनिया से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी लगा देंगे करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा गया पोस्ट बेबीलोय मेटा डाइवर्सिटी का सेंटर कहां पर है। तो इसका जो सेंटर स्थित है वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेबीलोय द्वारा मान्यता प्राप्त पौधे की उत्पत्ति के केंद्रों की संख्या कितनी है। तो बेबीलोय द्वारा मान्यता प्राप्त फसल पौधों की उत्पत्ति के जो केंद्रों की संख्या है वो 11 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जिसमें है गुआराना है, गुआराना है क्या है, एक प्रकार का चारा संयंत्र है या तेल संयंत्र है या फिर बेवरेज प्लांट है या फिर खाद्य संयंत्र। तो इसमें आप कौन सा आंसर करेंगे, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बेवरेज प्लांट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पूछी गई है, तो आप लोग याद रखेंगे सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको बता दें इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा जेई में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। अब वसा की मात्रा आपको इसमें आपको बताना है कि सबसे अधिक किसमें होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है चावल, बी है बाजरा, सी दिया गया मक्का और डी दिया गया जेई। तो आप ध्यान रखेंगे जेई जो है इसमें सबसे अधिक वसा की मात्रा पाई जाती है और इसी में सबसे ज्यादा प्रोटीन भी होता है। दोनों ऑप्शन आपके सही उत्तर इसमें डी हो जाएगा और इसमें ए। जब आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में, तो अगर ऑप्शन में जे है तो लगा दीजिएगा, अगर वसा पूछा जाएगा तब भी आप जे लगाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नमी की मात्रा को भंडारण के लिए सुरक्षित माना जाता है। पहला है 15%, बी है 14%, सी आपका ऑप्शन दिया गया 16 और डी ऑप्शन है 17%। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा 14%। 14% को नमी की मात्रा का भंडारण के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका संयोजन ग्लूटेन के रूप में किया जाता है। पहले ऑप्शन पे देखेंगे जिसमें है कि गिलियाडिन प्लस ग्लूटिन या गिलियाडिन प्लस लाइसिन या फिर ग्लूटिन प्लस ग्लूटिन या लाइसिन प्लस ग्लूटिन। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिलियाडिन प्लस ग्लूटिन। ये ग्लूटिन के रूप में इसको यानी कि गिलियाडिन प्लस ग्लूटिन संयोजन के ग्लूटेन के रूप में इसको जाना जाता है, इसलिए हम आंसर ए लगा देंगे इसमें सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है कि ट्रिटिकम एस्टिवम को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पेपर हुआ है डीडी यूनिवर्सिटी में, वहां पर पूछा गया था। तो ब्रेड गेहूं के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, ब्रेड गेहूं के नाम से इसको जानते हैं, मैक्रोनी गेहूं नहीं होगा, ब्रेड गेहूं इसमें आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि ट्रिटिकम
ड्यूरम के रूप में जाना जाता है। तो इसको हम किसके रूप में जानते हैं, ध्यान रखेंगे, मैक्रोनी गेहूं के रूप में इसको जानते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर से मैं आपको आश्वस्त करा दूं कि अगर ट्रिटिकम एस्टिवम पूछा जाएगा तो आप ब्रेड गेहूं लगाएंगे, ठीक है। अगर पूछा जाएगा ट्रिटिकम ड्यूरम तो आप लगाएंगे मैक्रोनी गेहूं, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, यहाँ पर ड्यूरम है, यहाँ पर एस्टिवम है। तो ब्रेड गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम ब्रेड गेहूं इसका आंसर होगा, ट्रिटिकम ड्यूरम होगा मैक्रोनी गेहूं, ठीक है। चलिए अगला है ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है क्लब व्हीट के नाम से, यानी कि क्लब गेहूं के नाम से इसको जानते हैं। सी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार मैं सभी को टिक कर दे रहा हूं इनके आंसर, और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले रखिए, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम जिसमें आपका आंसर है ब्रेड गेहूं, ट्रिटिकम ड्यूरम इसमें आपका है मैक्रोनी गेहूं, और ट्रिटिकम कैम्पैक्टम जो है क्लब गेहूं, ठीक है। इसके ये सभी आंसर हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव गतिविधि जो अधिकतम पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण बनती है, जो क्षेत्रीय है, औद्योगिकरण, कृषि, शहरीकरण या फिर खुदाई। तो इनमें से मानव गतिविधि जो अधिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है वो औद्योगिकरण है, सबसे ज्यादा औद्योगिकरण। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है कि पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से मसाले नहीं बनते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया छाल, बी है पत्ता, सी है जड़, और डी दिया गया सेल। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा सेल, यानी कि जो पौधे का सेल होता है उससे मसाले नहीं बनते हैं। बाकी जड़ का प्रयोग मसाले में किया जाता है, पौधा का पत्ता भी मसाले में यूज किया जाता है, और छाल का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन मसालों की रानी है। मसालों की रानी को किस नाम से जाना जाता है। इसमें दिया गया इलायची, काली मिर्च, अदरक और मिर्च। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इलायची। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। आंसर ए इस प्रश्न में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया कि हरी इलायची को तोड़े हुए कैप्सूल को 10 मिनट के लिए बेकिंग सोडा में न्यूनतम नमी की मात्रा के साथ डुबोकर, फैलाकर और पॉलीथीन से ढके जूट के थैलों में रखकर संरक्षित किया जाता है। ये कथन क्या सत्य है या असत्य है। तो बिल्कुल ये सत्य कथन है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इलायची का विरंजन सल्फर को जलाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड को प्रवाहित करके किया जाता है। तो ये सत्य कथन है। ऑप्शन ए भी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ठीक है, जिसमें है कि कथन फर्स्ट दिया गया है कि पकी हुई वेरीज का छिलका निकालकर काली मिर्च प्राप्त की जाती है, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल ये असत्य कथन है। दूसरा है कुछ चेरीज को तोड़कर जो नारंगी लाल रंग में बदल गए हैं, जो फर्श पर फैला दो तो कुचलने को आगे रखो, इस प्रकार सफेद मिर्च प्राप्त। बिल्कुल नहीं, असत्य कथन, दोनों असत्य कथन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हल्दी के बारे में सही नहीं है। हल्दी के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। पहले हम ऑप्शन को देखेंगे, और इसमें है कि हरे प्रकंदों को पानी में तब तक उबाला जाता है जब तक झाग न निकल आए और सफेद धुआं दिखाई ना देने लगे। तो ये असत्य कथन है भाई, ये सत्य नहीं है, ठीक है। दूसरा है पकी हुई प्रकंदों की कोमलता निर्भर करती है। बिल्कुल ये सत्य कथन है। सी है हल्दी सूखने के बाद सख्त हो जाती है। बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए आंसर डी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑप्शन ए को बताया था कि असत्य कथन है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हरे प्रकंद को पानी में, हरे प्रकंद का मतलब हो गया यानी कि कच्ची हल्दी को जब पानी में रखा जाएगा तो उसे उबाला जाता है, और जब उसमें से झाग निकल आता है और सफेद धुआं दिखाई लेता है तो उसको बंद कर देते हैं, फिर उसको सुखा देते हैं, ठीक है, और तब वो हल्दी सख्त हो जाती है। इसलिए डी आंसर लगाएंगे। ये सभी कथन सत्य हैं हल्दी के सफिक्स में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुगदी मिल और पेपर मेकिंग प्रक्रिया के बीच का इंटरफेरेंस आपको बताना है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। पहला है स्टू तैयारी, ऑप्शन नंबर 20 में दिया गया स्टाक की तैयारी, सी ऑप्शन है ओस की तैयारी, और डी दिया गया स्टाल की तैयारी। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी लुगदी मिल और पेपर मेकिंग प्रक्रिया के बीच का जो इंटरफेरेंस है वो है स्टाक की तैयारी। पहले स्टाक रहेगा आपके पास, तभी जो है सारी मिल चल पाएगी। चलिए अगला देखेंगे कि सभी रेशों को एक दूसरे से अलग करना और
उनका पानी में बिखर जाना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग बोलते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसमें है स्टार्क रेशेदार पदार्थ निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? तो पहला इसमें दिया गया निष्कर्षण और निष्कासन, बी है पिटाई और निष्कर्षण, सी निष्कर्षण और शोधन, और डी दिया गया है दोस्तों जिसमें है कि पीटना और शोधन करना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दिया गया है कि पीटने का उद्देश्य रेशों का पानी सोखने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, पीटने का उद्देश्य सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए रेशों का पानी सोखने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही उत्तर लगाएंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न है बिना पके हुए गूदे का घनत्व कम होता है, ये सत्य कथन है या असत्य कथन है? तो बिल्कुल ये सत्य कथन है। बिना पके हुए गूदे का जो घनत्व है वो कम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा इस प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई पेपर मिलों में बीटर्स को द्वारा प्रस्तापित किया जाता है। पहले ऑप्शन में देखेंगे जिसमें दिया गया निरंतर रिफाइनरों, और दिया गया है निरंतर डिस्क, सतत चादरें या सतत टेम्पलेट्स। तो इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि इसमें जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सीटिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे? निरंतर डिस्क, जिसे क्या बोलते हैं भैया? निरंतर डिस्क बोलते हैं। तो आप लोग लगाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर ए कॉन्टिन्यूअस यानी निरंतर रिफाइनरी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के जल प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो कागज के जल प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए किया जाता है कि क्या किया जाता है? साइजिंग किया जाता है, आकार। ठीक है, यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज का जल के विरुद्ध प्रतिरोध अर्ध ताकत कहलाता है। तो ये जो कागज का जल के विरुद्ध प्रतिरोध है उसको अर्ध ताकत बोलते हैं। तो ये सत्य कथन है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनो, बॉटनी में एथेनो शब्द संदर्भित करता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। तो एथेनो, बॉटनी में एथेनो शब्द जो संदर्भित करता है दोस्तों वो क्षेत्र या इलाका, संस्कृति या सभ्यता, ये सभी निरूपित करता है। ऑप्शन डी आप लगा देंगे इसमें सही उत्तर। अगला है अनाज किस परिवार का है? ठीक है, अनाज किस परिवार का है? तो अनाज दोस्तों ये पोएसी कुल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियोप्स का एक विशिष्ट सूखा फल, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। कैरियोप्स का एक विशिष्ट सूखा फल अनाज, दाल, सब्जियां या फिर ग्राम? तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा आपका अनाज। कैरियोप्स का एक विशिष्ट सूखा फल अनाज है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि दालें जिन्हें फलियां भी कहा जाता है ये किस परिवार से संबंधित है? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आया हुआ था, तो इसको फैबेसी कुल बोलते हैं। ये डीडी यूनिवर्सिटी में कल पेपर हुआ, वहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ था, फैबेसी, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अनाज भी पूछा गया था कि अनाज किस परिवार से संबंधित है, तो पोएसी कुल से संबंधित है। आप सबके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नोटिफिकेशन ताकि आप क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फाइबर नारियल की भूसी से प्राप्त होता है? पहले ऑप्शन में देखें जिसमें है दिया गया है प्लाइट, बी है वर्मी कल्चर, सी ऑप्शन दिया गया है कायर, और डी दिया गया रॉक वूल। तो आपको बता दें इनमें से कायर जो प्राप्त होता है ये एक प्रकार का फाइबर है जो कि नारियल की भूसी से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न में आपका करेक्ट उत्तर होगा। डीडीयू यूनिवर्सिटी के पेपर में कल ये प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला है हाइड्रोपोनिक्स का वह रूप जिसमें वृद्धि करने वाले माध्यम की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। पहला ऑप्शन है एक्वाकल्चर, बी है स्थैतिक समाधान संवर्धन, सी आपका दिया गया मध्यम संवर्धन, और डी दिया गया एरोपोनिक्स। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों एरोपोनिक्स, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स का वह रूप, हाइड्रोपोनिक्स की ठीक तरह से एरोपोनिक्स सिस्टम है, लेकिन इसमें वृद्धि करने वाले माध्यम की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आंसर लगा देंगे डी इसमें सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हाइड्रोपोनिक्स की बड़ी जड़ों वाले पौधों की खेती की जा सकती है? पहला भाटा और प्रवाह प्रणाली,
बी ऑप्शन है ड्रिप नाली, सी है पोषक तत्वों फिल्म तकनीकी, है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आप सही उत्तर लगा देंगे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी यानी पोषक तत्व फिल्म तकनीकी, इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स के उपयोग के बिना पौधे की खेती की एक विधि है। हाइड्रोपोनिक्स बता दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा तकनीकी है जो कि बिना मिट्टी के पौधे की खेती की जा सकती है। तो यहाँ पर मिट्टी रहित खेती हाइड्रोपोनिक्स से की जाती है, इसलिए सी आंसर इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जिसमें है हाइड्रोपोनिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है, असत्य कथन आपको ढूंढना है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को हम देखेंगे जिसमें है कि उच्च निवेश की आवश्यकता है। तो हाइड्रोपोनिक्स में उच्च निवेश की आवश्यकता बिल्कुल सत्य है। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, जब तक तकनीकी ज्ञान नहीं होगा तब तक आप हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती नहीं कर सकते हैं, ये भी सत्य है। तीसरा है प्रतिबंधित फसलों की खेती के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है, तो बिल्कुल ये सत्य है। अगला है हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से पौधों की हर जगह खेती नहीं की जा सकती है, तो बिल्कुल ये असत्य कथन है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से पौधों की हर जगह पर हम खेती कर सकते हैं, यही असत्य कथन है हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। डी आंसर इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक पौधों में लवण और पानी किसके द्वारा अवशोषित होता है। तो ये ऑप्शन ए भी दिया गया, पत्तियां, तो पत्तियों के द्वारा होगा नहीं, तने के द्वारा भी नहीं होगा, जड़ के द्वारा भी नहीं होगा। पौधों की बाहरी परत आउटर लेयर आप प्लांट के द्वारा अवशोषित किया जाता है पानी। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा, और जड़ भी इसमें सही होगा, क्योंकि जड़ और पौधों की बाहरी परत के द्वारा ही पानी अवशोषित होता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है कि हाइड्रोपोनिक्स संवर्धनों में पोषक तत्व संवर्धन समाधान का उपयोग करने वाला वैज्ञानिक था, तो उस वैज्ञानिक का नाम था क्नाप। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है खनिज पोषण की कमी से इनमें से कौन नहीं होता है। पहला है क्लोरोसिस, या फिर ऑप्शन बी दिया गया है एटिओलेशन, सी दिया गया है नेक्रोसिस, और डी दिया गया ऑप्शन इंटरनोट का छोटा करना। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन में एटिओलेशन। खनिज पोषण की कमी से इनमें से ओलेशन नहीं होता, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स में एक पौधे की जड़ें घुली निम्न में हुए घोल में डूबी होती है। तो पहला इसमें दिया गया उर्वरक, ऑक्सीजन, खनिज लवण या रसायन। तो ये उर्वरक में इसकी जो हाइड्रोपोनिक्स में एक जो पौधा होता है, कोई भी पौधा है, तो उसकी जो जड़ें हैं वो उर्वरक में घुले हुए घोल में डूबी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पौधा हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से खेती के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से हम किसकी खेती नहीं कर सकते हैं, उपयुक्त नहीं है बताना है। तो पहला दिया गया टमाटर, टमाटर की खेती हाइड्रोपोनिक्स से की जाती है। गाजर की खेती इनमें से नहीं हो पाएगी, गाजर क्योंकि ये मूसली जड़ होती है गाजर की। ठीक है, तो गाजर की खेती हम हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से नहीं कर सकते। ककड़ी की खेती कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी की खेती आजकल दैनिक पैमाने में जो आजकल टेक्नोलॉजी इसमें स्ट्रॉबेरी, ककड़ी, टमाटर ये सब हाइड्रोपोनिक्स और जो आपका पीपीसी सिस्टम आया है इसमें किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग लगा दीजिएगा ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, सी सही उत्तर है और डी है। लेकिन इसमें पूछा जाता है उपयुक्त नहीं है, तो उपयुक्त गाजर नहीं है, इसलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि आलू का खाने योग्य भाग इनमें से पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है। पहला दिया गया ऑप्शन जड़, बी है कंद, सी है प्रकंद और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कार्म। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आलू का जो सही उत्तर हो जाएगा, आलू का खाने योग्य भाग जो है वो क्या है, जल्दी से बताइए, उसमें हो जाएगा कंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है स्थानीय खपत के लिए सब्जी उत्पादन है। स्थानीय खपत के लिए सब्जी उत्पादन है। पहला है बाजार बागवानी, होम बागवानी, ट्रक बागवानी या फिर वेजिटेबल प्रोसेसिंग। तो इनमें से आपका करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर इनमें से हो जाएगा मार्केट गार्डनेस, यानी कि जो है
बाजार बागवानी ये स्थानीय खपत के लिए सब्जी उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है गर्मियों की अधिकांश सब्जियां हैं। चलिए गर्मियों की अधिकांश सब्जी आपको बतानी है। पहला दिया गया कि वार्षिक, बी है द्विवार्षिक, बारहमासी या कोई नहीं। तो इनमें से करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर आपका इनमें से आपको बताना है। इसमें हो जाएगा करेक्ट उत्तर आपका ऑप्शन ए एनुअल यानी वार्षिक। गर्मियों की अधिकांश सब्जी जो होती है वार्षिक होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बीज निर्माण में आंतरिक अध्यावरण पतला रहता है और विकसित होता है। पहला ऑप्शन है जिसमें है टेस्टा में या टेममेन में या अरियल में या फिर हिलम में। तो इसमें जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अरियल में। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बीज निर्माण में आंतरिक अध्यावरण पतला रहता है और विकसित होता है अरियल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है कि बीज निर्माण के दौरान बीजाणु द्वारा छोड़े गए निशान को क्या बोलते हैं? तो बीज निर्माण के दौरान बीजाणु द्वारा जो छोड़े गए निशान हैं उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इनमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन में देखेंगे जिसमें हिलम दिया गया है, बी है फूनिकुलस, सी दिया गया ओपरकुलस या फिर डी है राफे। तो इनमें से जो सही उत्तर इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ओपरकुलम नहीं होगा, इसमें हो जाएगा फूनिकुलस। फूनिकुलस आपका बी आंसर करेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टमाटर के फल में चटकने का कारण क्या है? ठीक है, बताना है आपको टमाटर के फल में चटकने का कारण क्या है। पहला है नाइट्रोजन का उच्च स्तर, तापमान में उतार चढ़ाव, मिट्टी में नमी या उतार चढ़ाव या सभी। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नाइट्रोजन का जब उच्च स्तर बढ़ेगा तब टमाटर के फल में थोड़ा चटक निशान आ जाते हैं, चटकने लगता है। तापमान के उतार चढ़ाव के कारण भी, मिट्टी में नमी का उतार चढ़ाव के कारण ही, इसलिए डी आंसर लगाएंगे। ये सभी आपका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है बीजंडकाय से विकसित होने वाले बीज में भ्रूणपोष जैसा ऊतक 2n होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको भ्रूणपोष बोलते हैं या फिर आप बोलेंगे कार्टिडेलम या पेरीस्पर्म या मेरिकार्प। तो इनमें करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पेरीस्पर्म आपका करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है कि रूढ़वादी बीज, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूढ़वादी बीज प्रसार के बाद हो सकता है। तो रूढ़वादी बीज प्रसार के बाद क्या हो सकता है? सख्त, सुप्त, नहीं या निष्क्रिय या शांत या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें से करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। इनमें से उपरोक्त सभी आपका करेक्ट उत्तर है आंसर नंबर डी। अगला देखेंगे जिसमें कि गैर निष्क्रिय बीजों में द्वितीयक प्रस्तुति का कारण क्या है? ऑप्शन ए दिया गया था जिसमें तापमान है, बी है नमी, सी है वातन और डी दिया गया प्रकाश। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्परेचर। गैर निष्क्रिय बीजों में द्वितीयक प्रस्तुति का कारण टेम्परेचर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जिसमें है कि अविकसित बीजों के अंकुरण के पक्षधर हैं। ऑप्शन ए जिसमें दिया गया टेम्परेचर और बी दिया गया जिब्रेलिक एसिड। तो दोनों इसमें से आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, ए और बी दोनों इसमें सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है कि उभयलिंगी पुष्प वाले पौधे में जो पर परागण है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन में दिया गया है डिचोगैमी या हार्कोगैमी या हेटरोस्टिली। तो इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसमें सही उत्तर होगा आपका। ठीक है, डी आंसर करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज के लिए तरबूज की तुड़ाई कब करनी चाहिए? बीज के लिए तरबूज की तुड़ाई पूछा गया है कि कब करना चाहिए। तो पहले ऑप्शन है जी प्रतान मुरझा जाते हैं, जब प्रतान मुरझा जाता है तब इसकी तुड़ाई करना चाहिए। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में बीज उत्पादन के लिए सब्जियों की कटाई किसके द्वारा की जाती है? तो सब्जियों की जो कटाई की जाती है वो मैनुअल विधि के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सब्जियों के बीज के भंडारण के समय बीजों में नमी होनी चाहिए। तो सब्जियों के बीज के भंडारण के लिए सब्जियों में जो नमी होनी चाहिए वो 10% से लगभग कम होनी चाहिए। इसलिए आंसर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है कि सबसे कम बीज भंडारण क्षमता है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है ओकारा, बी है मटर, सी दिया गया कुकुरबिटेटिस या फिर प्याज। तो इनमें से करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्याज, बी आंसर। सबसे कम बीज भंडारण प्याज का है, ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि नाइट्रेट निम्न से नीचे पीएच पर अवशोषित होते हैं। तो नाइट्रेट पीएच मान जो है अगर 5 से कम है तब अवशोषित होता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीर्षस्थ प्रभुत्व को नियंत्रित करने वाले हार्मोन में से कौन सा है? तो शीर्षस्थ प्रभुत्व को नियंत्रित करने वाले जो हार्मोन है उसमें साइटोकिन प्रमुख है, ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जिसमें पूछा गया कि बीज रहित तरबूज का उत्पादन करने के लिए टेट्राप्रोलाइट तरबूज को पौधे द्वारा परागित किया जाता है। पहला दिया गया ऑप्शन जिसमें दिया गया है कि त्रिगुणित, बी ऑप्शन है असगुणित, या ऑप्शन सी दिया गया द्विगुणित या गुणित। तो करेक्ट उत्तर में हो जाएगा डिप्लाइड यानी कि दुगुणित, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सब्जी बेमौसमी सब्जी के रूप में नहीं उगाई जा सकती है? पहले ऑप्शन में दिया गया है टमाटर, आलू, मिर्च या ककड़ी। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इनमें दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आलू, ठीक है, पटेटो, यानी इनमें से आलू बेमौसमी सब्जी के रूप में उगाई नहीं जा सकती है। अगला क्वेश्चन है सामान्य से कम तापमान नर फसलों को पूर्णतः फूलों में बदल देता है, खजूर, आम, पपीता या फिर साइट्रस। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है, पपीता, ऑप्शन सी। सामान्य से कम तापमान नर फूलों को पपीता पूर्ण फलों में बदल देता है। अगला देखेंगे टमाटर का एक फल है, पहले ऑप्शन में दिया गया है स्वपरागित, ठीक है, तो टमाटर एक स्वपरागित फसल है, इसलिए आंसर नंबर ए आप लगाएंगे, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी का प्रसार होता है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। हल्दी का प्रसार होता है, पहला दिया गया ऑप्शन ए कंपर्स द्वारा, बीज के द्वारा या प्रकंद के द्वारा या फिर बल्ब के द्वारा। तो आपको बता दें हल्दी का जो प्रसार होता है वो प्रकंद के द्वारा होता है, आंसर सी में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा राइजोम। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शकरकंद को प्रसारित किया जाता है, पहले ऑप्शन में दिया गया स्टेम कटिंग के द्वारा, बी ऑप्शन है कंद के द्वारा और सी दिया गया जड़। तो रूट के द्वारा तो होगा नहीं, इसमें शकरकंद स्टेम कटिंग द्वारा और कंद के द्वारा, इसमें ए और बी दोनों सही उत्तर होंगे भाई, ठीक है, तो आंसर ए और बी दोनों आप लगाएंगे करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का पूर्ण रूप, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO बोलते हैं यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, क्या बोलते हैं? विश्व व्यापार संगठन। तो इसमें पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन का पूर्ण रूप, तो विश्व व्यापार संगठन का जो पूर्ण रूप है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, सेम ही तो है भाई, पूर्ण रूप तो पहले ही लिख दिया इन्होंने, यहाँ पर देना चाहिए WTO का फुल फॉर्म, तब यहाँ पर होता विश्व व्यापार संगठन या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आंसर सी लगा दीजिएगा करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की आगामी संस्था कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि विश्व व्यापार संगठन की आगामी संस्था पूछी गई है। पहले ऑप्शन में है दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, बी ऑप्शन है उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, सी है यूरोपीय संघ और डी दिया गया है व्यापार पर सामान्य समझौता। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि व्यापार पर सामान्य समझौता। ये जो है ये विश्व व्यापार संगठन की आगामी संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसमें पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो आपको बता दें विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 में, ऑप्शन नंबर आपका 20 प्रश्न में करेक्ट उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन जिसमें है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के समय कितने देश इसके सदस्य थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो आपको बता दूं, जब विश्व व्यापार यानी कि WTO की स्थापना हो रही थी तो इसमें जितने भी देश इंक्लूड थे उनकी संख्या थी 104, यानी टोटल 104 देश स्थापना के समय विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में थे और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है और इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला देखेंगे, IPR पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IPR, ठीक है। तो IPR का इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। यहाँ पर IPR जो है वो है बौद्धिक संपदा अधिकार। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न में सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बौद्धिक संपदा का प्रकार नहीं है। तो बौद्धिक संपदा का प्रकार में से पूछा गया कौन सा नहीं है। तो कॉपीराइट दिया गया, पहले ऑप्शन में कॉपीराइट दिया गया, तो कॉपीराइट बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आता है। पेटेंट भी इसी के अंतर्गत आता है और व्यापार रहस्य इसके अंतर्गत ही आता है, यानी ट्रेड सीक्रेट। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए डी आंसर आप सभी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर डी आंसर होगा क्योंकि कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार रहस्य ये सभी जो है बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, PBR क्या है। ध्यान रखेंगे, PBR पूछा गया है। तो P फॉर क्या हो जाएगा, प्लांट, B फॉर हो जाएगा ब्रीडर्स और R फॉर हो जाएगा राइट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं पौधे प्रजनकों के अधिकार। ऑप्शन बी लगा देंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, जब भी आपको मिल जाए, अगर इंग्लिश में देखने को मिले PBR और इसमें लिख जाए प्लांट, अगर इसमें दिया रहे प्लांट, B फॉर ब्रीडर्स और R फॉर राइट्स, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, PBR को किस नाम से जाना जाता है, यानी PBR का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों वो है प्लांट वैरायटी राइट, जिसे पौधे किस्म अधिकार बोलते हैं, पौधे किस्म अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अगर आपसे PBR पूछा जाए क्या है तो आप लगाएंगे पौधे प्रजनकों के अधिकार। दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाए कि PBR को किस नाम से जाना जाता है तो याद रखेंगे पौधे किस्म अधिकार। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है, PBR एक प्लांट ब्रीड को निम्नलिखित में से किस सामग्री पर विशेष नियंत्रण देता है। पहले ऑप्शन में इसमें दिया गया बीज, बी ऑप्शन दिया गया कटिंग, सी है कटे हुए उत्पाद और डी दिया गया ऊपर के सभी। तो ऑल ऑफ दीज इसमें सही उत्तर है, ऑप्शन डी लगा देंगे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्नयन होने के अधिकार के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है कि एक किस्म नई होनी चाहिए या एक किस्म अलग होनी चाहिए, या सी दिया गया विविधता में एक रूपता होनी चाहिए, या फिर आंसर इसमें दिया गया है ऊपर के सभी। तो आंसर डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। यानी उन्नयन होने के अधिकार के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो ये योग्यता होना चाहिए कि जो एक किस्म हो वो नई किस्म हो, दूसरी बात किस्म जो हो वो अलग हो और विविधता में एक रूपता ना हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई किस्म कब आएगी। पूछा गया क्वेश्चन कि नई किस्म कब आएगी। व्हेन विल बी वैरायटी न्यू। पहला ऑप्शन है कि एक मूल देश में 1 वर्ष से अधिक के लिए कोई व्यवसायीकरण नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। नई किस्म कब आएगी, जब मूल देश में 1 वर्ष से अधिक के लिए कोई व्यवसायीकरण नहीं है, ओके। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित व्यक्ति पेटेंट के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। निम्नलिखित व्यक्ति पेटेंट के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। पहला ऑप्शन है जिसमें है आविष्कार का पहला आविष्कारक होने का दावा करने वाला व्यक्ति, या आविष्कार के पहले आविष्कारक का कंपनी प्रतिनिधित्व, या उसकी मृत्यु हो गई हो तब, या सी दिया गया कोई व्यक्ति जो आविष्कार के पहले आविष्कारक का निश्चित हो, या उपरोक्त सभी। तो आप लगा देंगे इनमें कौन सा उत्तर, ऑल ऑफ एबव, ये सभी इसके लिए हकदार हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे जिसमें पेटेंट के लिए प्रत्येक
आवेदन केवल आविष्कारक के लिए होना चाहिए। पेटेंट के लिए प्रत्येक आवेदक केवल आविष्कारक के लिए, माफ कीजिएगा, आविष्कार के लिए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी दिया गया है 4, सी ऑप्शन है 1 और डी दिया गया 3। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, भारत में पेटेंट कब तक वैध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीडी यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में जो पेटेंट वैध है वो 20 साल के लिए वैध है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर आपका होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है भारत में किस चीज का पेटेंट नहीं कराया जा सकता? पहला ऑप्शन जिसमें है कंप्यूटर प्रोग्राम, तो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए पेटेंट नहीं कराया जा सकता। वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए भी नहीं, गणितीय विधि के लिए भी नहीं, इसलिए आंसर डी लगाएंगे इसमें। ठीक है, डी आंसर सही है इस क्वेश्चन में आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत किसका पेटेंट कराया जा सकता है? तो इसके अंतर्गत हम एक आविष्कार का पेटेंट करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें पूछा गया है कि भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत कितने प्रकार के अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन दिया गया 4, सी ऑप्शन है 1। तो दोस्तों याद रखेंगे, भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत एक प्रकार के अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किए जा सकते हैं। सी आंसर इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है कि पेटेंट अधिनियम 1970 की कौन सी धारा रजिस्टर में प्रविष्टियों के मिथ्याकरण से संबंधित है? तो इसमें ये जो संबंधित है वो है पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 119। ऑप्शन नंबर आपका डी में सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा गया कि पेटेंट अधिनियम की धारा 25 1970 से संबंधित है, यानी पेटेंट अधिनियम धारा नंबर 25 1970 से संबंधित कौन है? तो पहला दिया गया है कि पेटेंट का रूप, विस्तार और प्रभाव, क्या ये संबंधित है? या बी है पेटेंट अधिकारों का अनधिकृत दावा, या ऑप्शन सी है पेटेंट का विरोध, या डी दिया गया है कि संभावित उल्लंघन के मामले में नियंत्रक की शक्तियां। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? इनमें से आप लोग लगा देंगे ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी पेटेंट का विरोध। ठीक है, सी उत्तर लगाएंगे आप सभी लोग, पेटेंट का विरोध आप सही उत्तर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको यहाँ पर बताना है। पहला है कि टीएक्स पारंपरिक ज्ञान स्पष्ट रूप से एक स्वदेशी या स्थानीय समुदाय से जुड़ा हुआ है जो इस पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित करता है। बी ऑप्शन है टीके पुरान और स्थिर, या ऑप्शन सी है टीके एक पारंपरिक और अंतर पीढ़ीगत संदर्भ में उत्पन्न, संरक्षित और प्रसारित होता है। या ऑप्शन डी लगा देंगे, इसमें दिया गया है कि टीके की विशिष्ट तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। तो इनमें सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों टीके पुरान और स्थिर है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, टीके पुरान और स्थिर है। ठीक है, ओल्ड है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको यहाँ पर बताना है। कथन पहला दिया गया है जिसमें कि बौद्धिक संपदा के अर्थ में संरक्षण का अर्थ मानव बौद्धिक रचनात्मक संरक्षण है, तो ये सत्य कथन है। बी अगर देखें, इसमें दिया गया है कि अधिकृत उपयोग के खिलाफ रक्षात्मक संरक्षण अवैध अधिग्रहण या रख रखाव को रोकने के लिए डिजाइन की गई रणनीतियों से एक सेट को संदर्भित करता है, तो ये भी आपका सत्य कथन है भाई। तीसरा अगर देखें तो इसमें है कि तीसरे पक्ष द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों की सकारात्मक और रक्षात्मक संरक्षण एक साथ नहीं कर सकते, तो इसका संरक्षण हम एक साथ कर सकते हैं, यही आपका असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है कि भौगोलिक संकेत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों 2024 सत्र में खूब पूछा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे कि इनमें से दार्जिलिंग की चाय भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद दार्जिलिंग की चाय है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न में आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अब तक कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है, ये आपको बताना है। तो इनमें 370 प्रोडक्ट सम्मिलित हैं। ठीक है, लगभग अब तक 370 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। और सबसे पहला जीआई टैग जो मिला था वो भारतीय टैग किसको मिला था, तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। और अगर पूछा जाए कि जीआई टैग की अब तक कितने उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है, तो 370 याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एथेनोबॉटनी में एथेनो शब्द संदर्भित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि एथेनोबॉटनी में एथेनो शब्द क्या संदर्भित करता है। तो इसमें देखेंगे क्षेत्र और इलाका, ये भी क्वेश्चन सही है। अगर ऑप्शन में संस्कृति सभ्यता दी हो तो बी आप लगाएंगे। ये तीनों आंसर आपके सही होंगे, इसलिए डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूनानियों की अवधारणा और विचार की अखरोट का एक उपयोग मानव मस्तिष्क की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है, उसके रूप में जाना जाता है। उसको किसके रूप में जानते हैं, तो हस्ताक्षर का सिद्धांत इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, हस्ताक्षर का सिद्धांत बोलते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज परिवार का है। अनाज आपको बताना है किस परिवार से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अनाज जो है वो पोएसी कुल से है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर है, पोएसी कुल से आप अनाज संबंधित है। अगला है कि कैरियोप्स किसकी विशेषता है, कैरियोप्सिस किसकी विशेषता है, शुष्क फल की, जिसे शुष्क फल बोलते हैं। पहला है अनाज, बी दिया गया दाल, सी है सब्जियां और डी आपका दिया गया चना। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा अनाज। कैरियोप्सिस ये उदाहरण है अनाज का, ऑप्शन ए लगा देंगे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि टू द पल्स थ्रू सिबायोटिक एसोसिएशन विथ राइजोल्व स्पेसीज फिक्स नाइट्रोजन राइजोबियम प्रजाति से संबंधित अनाज है। तो इससे संबंधित जो अनाज है वो है बैक्टीरियल किंगडम। ऑप्शन सी लगा देंगे इस क्वेश्चन में आप सभी लोग सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहजीवी एन फिक्सेशन के कारण दालों में उच्च प्रोटीन सामग्री होती है और मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होता है। अनाज में इस विशेषता का अभाव होता है और इस प्रकार इसे क्या कहलाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उन्नतशील फसल बोलते हैं। क्या बोला जाता है, उन्नतशील फसलें। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जिसमें है कि दाल जिसे फलिया भी कहा जाता है ये किस परिवार से संबंधित हैं, तो ये फैबेसी कुल से संबंधित है, याद रखेंगे ये फैबेसी कुल से, दाल फैबेसी कुल से संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही उत्तर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बासमती चावल भारत पाक में हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, किसके कारण। पहला ऑप्शन है इसकी विशिष्ट सुगंध और स्वाद, बी दिया गया व्यापक खेती, सी दिया गया बड़े पैमाने पर उत्पादन, या फिर डी दिया गया सस्ता। तो भाई बासमती चावल का व्यापक खेती बिल्कुल नहीं होता है, बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन भी नहीं है और ये सस्ता भी नहीं है, महंगा है। इसलिए बासमती चावल के सपेक्ष में ऑप्शन ए लगाएंगे, इसकी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए इसको जाना जाता है। ठीक है, इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए। बासमती चावल हमारे पाक की संस्कृति का हिस्सा इसलिए क्योंकि इसकी व्यापक खेती भी होती है और इसकी विशिष्ट सुगंध और स्वाद होता है। ऑप्शन ए लगाएंगे इसमें सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि बासमती इसमें होना चाहिए, यहाँ पर हिंदी मिस्टेक है। बासमती अपनी विशिष्ट सुगंध और स्वाद से संबंधित है और यह एक शब्द है, ये जो शब्द है बासमती, ये शब्द पूछा गया है कि ये उर्दू का शब्द है, पंजाबी का शब्द है या संस्कृति का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। तो आप लोग याद रखेंगे ये बासमती जो है ये संस्कृत का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अनाज नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कौन सा अनाज नहीं है। पहले ऑप्शन में देखेंगे जिसमें दिया गया ग्राम चना, दूसरा है चावल, सी है मक्का और डी दिया गया जौ।
तो भाई चावल, मक्का और जौ ये तीनों अनाज है, लेकिन ग्राम ये दाल के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए लगा देंगे इसमें करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पल्स नहीं है? पल्स यहाँ पे पूछा कि इनमें से कौन सा नहीं है। पहले ऑप्शन में दिया गया है जिसमें है ग्राम, ठीक है, यानी दाल नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो पहला दिया गया ग्राम, केवल बीन, मटर या चावल। तो बीन, मटर यानी बीन्स होगा, ठीक है, बीन्स, मटर और ग्राम ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये दाल के अंतर्गत आएंगे, लेकिन चावल पल्स के अंतर्गत नहीं आएगा। आंसर इसमें डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला, इनमें से महत्वपूर्ण अनाज पूछा गया है, तो आपको बता दें गेहूं, चावल, मकई ये सभी महत्वपूर्ण अनाज है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है फेबेसी परिवार N2 को स्थिर करने वाले जीवाणु के साथ अपने सहजीवी संबंध के कारण इसे क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों राइजोबियम, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर इसमें नहीं होगा, राइजोबियम इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे गेहूं के पौधे का तकनीकी वनस्पतिक नाम पूछा गया है, तो गेहूं के पौधे का तकनीकी वनस्पतिक नाम है दोस्तों वो है आपका इसमें टेटिकम एस्टिवम, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला है जौ के पौधे का वनस्पतिक नाम पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। तो जौ के वनस्पतिक पौधे का वनस्पतिक नाम है बार्डियम वल्गारे, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट है वर्तमान में विश्व की लगभग 60% कृषि योग्य भूमि किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है दोस्तों किसको, याद रखेंगे, ये अनाज के लिए समर्पित है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है बाजरा को छोटे बीज वाला अनाज भी कहा जाता है, ये किस परिवार से संबंधित है? आपको बताना है इसमें यह किस परिवार से संबंधित है। पहला ऑप्शन है ग्राम, बी है पोएसी, सी दिया गया सोलनेसी और डी दिया गया है सोरेसी। तो इसमें जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आप सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सोलनेसी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुल के पौधे की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, किस कुल के पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा फेबेसी कुल की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है सोयाबीन और मूंगफली में उच्च स्तर का अमीनो एसिड होता है जो परिवार से संबंधित होने के कारण होता है। पहला है फेबेसी, बी है अनाज, सी दिया गया बाजरा और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आप सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इनमें आप फेबेसी को लगाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। अगला है दोस्तों कि पौधों से प्राप्त होने वाला तेल वाष्पित नहीं होता है या वाष्पशील हो जाता है और इसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? निश्चित तेल बोलते हैं, फिक्स्ड ऑयल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि मसाला जड़ी बूटी या भागों में एकल या मिश्रित या पिसा हुआ ऐसे अन्य रूप से होता है, लेकिन समय पर स्वाद बढ़ने के लिए भोजन में जोड़ा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं टेबल पर एक सर्विंग, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर केचप एक प्रकार का होता है, जो टमाटर केचप होता है वो पूछा गया एक प्रकार का होता है, तो ये कार्डिमेंट होता है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें है कि कागज बनाने के लिए किस लकड़ी की गुणवत्ता सबसे अच्छी मानी जाती है? पहले लंबी फाइबर जाइलम टिश्यू वाली लकड़ी और शॉर्ट फाइबर की, या फिर बी दिया गया जाइलम टिप्स वाली घास की, या सी है शीतल लकड़ी या कठोर लकड़ी। तो करेक्ट उत्तर में से कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन ए लंबी फाइबर जाइलम टिश्यू वाली लकड़ी और शॉर्ट फाइबर में सही उत्तर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है निकोटियाना टैम्बेकम तंबाकू जिसे कहते हैं तंबाकू बोलते हैं, तंबाकू किस परिवार से? तंबाकू का परिवार यहाँ पर पूछा गया है, जल्दी से बताने का आप सभी लोग प्रयास करिएगा, ठीक है। यानी कि क्या पूछा गया है? तंबाकू का परिवार कौन सा है? पहले ऑप्शन में देखेंगे जिसमें फेबेसी, ठीक है, दूसरा है पोएसी, सी दिया गया सोलनेसी और डी दिया गया है रोसेसी। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सोलानासी, ठीक है, सोलानेसी जो है ये तंबाकू का परिवार है, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। अगला है चबाने के काम आने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो जो भी पदार्थ चबाने के काम आते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको मैस्टिकेटोरेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैस्टिकेटोरेस, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है
द ड्रग्स कोडीन, मार्फिन, जिसे नेस्पिन और पेप्टोरिन या पिपावेरेसी परिवार की एक प्रजाति होती है, प्राप्त के रूप में नामित होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों बोलते हैं, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग। इसको पहला ऑप्शन अफीम, बी दिया गया तंबाकू, और सी ऑप्शन दिया गया है बेलाडोना, और डी है सोलनस नेग्रम। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफीम। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफेड्रा सिनिका से प्राप्त दवा एफेड्राइन परिवार से संबंधित है। तो ये किस परिवार से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि एफेड्रस आपका इसमें सही उत्तर होगा। अगला है कैनबिस सैटाइवा, भांग जिसे बोलते हैं, भांग का जो आपका बोटेनिकल नेम है वो हो जाएगा कैनबिस सैटाइवा, और पूछा गया है ये किस परिवार से संबंधित है? तो ये दोस्तों सेना बेसिस परिवार से संबंधित है, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है आयुर्वेद शब्द का अर्थ, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है? आयुर्वेद शब्द का अर्थ क्या है? जल्दी से आप सब लोग आंसर कीजिएगा। तो आयुर्वेद शब्द का अर्थ है जीवन का विज्ञान, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है महाभूत का संबंध किससे है? चलिए आंसर करिएगा, महाभूत का संबंध किससे है? औषधि का तरीका, इसमें ऑप्शन ए दिया गया होम्योपैथी, बी है आयुर्वेद, सी दिया गया चीनी, और डी दिया गया यूनानी। तो इनमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा महाभूत का संबंध पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका होम्योपैथी, महाभूत का संबंध होम्योपैथी से है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है त्रिदोष सिद्धांत का संबंध है, त्रिदोष सिद्धांत का संबंध पूछा गया है। तो त्रिदोष सिद्धांत का जो आपका संबंध है वो है आयुर्वेद, ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यिन और यांग सिद्धांत का संबंध, यिन और यांग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये संबंध जो है चीनी से है, ऑप्शन नंबर सी अपने आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है हिप्पोक्रेटस सिद्धांत और पाइथागोरियन सिद्धांत का किसका सिद्धांत है? ये सिद्धांत किसका दिया गया है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बता दें ये यूनानी चिकित्सा पद्धति का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औषधियों की होम्योपैथिक प्रणाली का विकास किसने किया था? तो औषधियों की होम्योपैथिक प्रणाली का जो विकास किया गया था वो किया गया था सैमुअल हेनीमैन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है फलों की डिग्रीनिंग करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फलों की डिग्रीनिंग करने के लिए किसका, एथिलीन का प्रयोग करते हैं हम, ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय दोस्तों बेल्जियम में है, आंसर नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर ये ICAR के द्वारा प्रकाशित होता है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रचुर तथा क्षारीय ऑक्सीजन पूछा गया है, तो सर्वाधिक प्रचुर तथा क्षारीय ऑक्सीजन जो है वो है IAA, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत को किसका घर कहा जाता है? तो भारत को मसालों और औषधियों का घर कहा जाता है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी आपका करेक्ट उत्तर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च जल उपयोग दक्षता जिसे WE बोलते हैं, ये क्या है? बाढ़, सिंचाई, फव्वारा, ड्रिप या ये सभी? तो इनमें से आंसर आप लगाएंगे कौन सा? सही उत्तर हो जाएगा ड्रिप। उच्च जल उद्योग दक्षता क्या बोलते हैं इसको? ड्रिप बोलते हैं, ठीक है, आंसर नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोएत्र संबंधित है, तो ये संबंधित है नर्सरी से, ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे माद अंतरों के महत्व के परीक्षण के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें हम टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं, टी परीक्षण का प्रयोग करते हैं,
ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट है कीट के जीव विज्ञान पर परपोषी पौधों के हानिकारक प्रभाव को जाना जाता है। तो इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? इस प्रभाव को दोस्तों ध्यान रखेंगे प्रतिजीवाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिजीवाणु। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म प्रवर्धन में रोग मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? तो रोग मुक्त पौधे जो प्राप्त होते हैं उनमें मेरिस्टेम कल्चर सबसे प्रमुख माना जाता है, क्योंकि यह कल्चर जब सूक्ष्म प्रवर्धन की बात होती है तो रोगाणु मुक्त पौधे इसी के अंतर पाए जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर मेरिस्टेम कल्चर। ठीक है, आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए पर। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रश्न जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पॉलीप्लाइडी प्रजनन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीप्लाइडी प्रजनन के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह है कोलिसिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में आया हुआ था, डीडीयू की यूनिवर्सिटी में परीक्षा हुआ है, डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। उस क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो कोलिसिन मैंने पहले बता रखा था, वही पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटी फंगल और एक एंटीबायोटिक है? एंटी फंगल और एंटीबायोटिक आपको बताना है। तो इसमें पिमार्सिन जो है ये एक प्रकार का एंटी फंगल और एंटीबायोटिक एजेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है,